Hello students, in today's lecture number 3 on force and laws of motion, we shall discuss the second law of motion, but before that quickly we want to discuss the examples of inertia. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की थी. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने इनर्सिया की बात की थी बेटा. इनर्सिया तीन टाइप की होती है: इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्सिया ऑफ रेस्ट. इनर्सिया ऑफ रेस्ट, देखिए इनर्सिया आप सब जानते हैं. इनर्सिया किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट खुद से अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाहता. ठीक है. इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स पोजीशन एट इट्स ओन. तीन टाइप का इनर्सिया मैंने आपको बताया था: इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्सिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स ऑन ए कारपेट. कारपेट जो होता है बेटा, कारपेट पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे हम हटा सकते हैं? व्हेन वी बीट द कारपेट. जब कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हैं, जब कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट से डस्ट अलग हो जाती है. ठीक है. तो इसमें जो कारपेट है उसको आप मोशन में ला रहे हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे. इसलिए डस्ट पार्टिकल जो है अलग हो जाते हैं किससे? कारपेट से. तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण कारपेट से डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं. दूसरा एग्जांपल है: ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस लीन्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स ऑल ऑफ सडन. जब कोई बस अचानक चलना शुरू करती है, ये बस है और ये बस जब अचानक चलना शुरू करती है तो इसके अंदर जो पैसेंजर है वो किस तरफ झुक जाएगा? पीछे की तरफ झुक जाएगा. पीछे की तरफ झुकेगा. जब बस अचानक बस खड़ी हुई है, बस में पैसेंजर बैठा हुआ है, बस अचानक इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है किसी स्पीड से, तो ये जो पैसेंजर है ये पीछे की तरफ झुकने लीन हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में झुकने लगेगा. बिकॉज ऑफ इनर्सिया एट रेस्ट. क्योंकि बस अचानक मोशन में आ गया और जो पैसेंजर का शरीर है वो रेस्ट में था, तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा हो रहा है. तीसरा है: फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री आर सेकन. जब किसी ट्री की, पेड़ की ब्रांचेज को हिलाया जाता है, सेक किया जाता है, तो उस केस में फ्रूट्स जो है नीचे गिर जाते हैं. फ्रूट्स क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जब ब्रांचेज को हिलाया जाता है तो जो ट्री के अंदर फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो फ्रूट्स जो है रेस्ट में हैं, और फ्रूट्स रेस्ट में होने के कारण जो ब्रांचेज हैं वो तो मोशन में आ गई. ब्रांचेज को हिलाने पर ब्रांचेज तो मोशन में आ गई, लेकिन फ्रूट जो है रेस्ट में रहना चाहता है. इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण फ्रूट जो है ब्रांच से अलग हो जाता है. दूसरा जो इनर्सिया हमने पढ़ा था, इनर्सिया ऑफ मोशन पढ़ा था. इनर्सिया ऑफ मोशन में देखिए एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं कि जैसे बस का पहला एग्जाम्पल ले लीजिए. ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस. यदि कोई बस चल रही है और मूविंग बस को अचानक ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक है, अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं स्टॉप करने के लिए बस को. जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं. मान लीजिए ये बस चल रही है v वेलोसिटी से और अचानक इसका स्पीड जीरो कर दिया जाए, अचानक इसका स्पीड जीरो कर दिया जाए, तो इसके अंदर जो पैसेंजर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन हो जाएगा, झुक जाएगा. किस डायरेक्शन में झुक जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाएगा. ठीक है. तीसरा जो इनर्सिया है वो है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है वो? अच्छा हाँ, इनर्सिया ऑफ मोशन में एक और एग्जांपल ये है बेटा: ए मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस और ट्रेन. जब कोई व्यक्ति किसी मूविंग बस या ट्रेन से बिना प्रिकॉशंस लिए हुए जब उतरता है, ठीक है, मूविंग बस से जब उतरता है या मूविंग ट्रेन से, जब कई व्यक्ति जल्दबाजी करते हैं और मूविंग बस या ट्रेन से उतरते हैं, तो वो जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बस या ट्रेन में पैसेंजर बैठा हुआ था वो पैसेंजर बस या ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहा था, उसका शरीर बस या ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, जंप किया चलती हुई ट्रेन या बस में से, तो तुरंत उसके जो पैर हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं. और पैर रेस्ट में आने की वजह से क्या होगा? बाकी पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन ऊपर का जो बाकी शरीर है वो मोशन में है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं. ठीक है. तीसरा जो इनर्सिया है वो है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन में देखिए जब किसी मोड़ पर एक ड्राइवर अपने व्हीकल को मोड़ता है
जब किसी टर्न पर जब कोई ड्राइवर अपने व्हीकल को मोड़ता है तो आप देखते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर की तरफ व्हीकल से बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम किसी व्हीकल को किसी मोड़ पर मोड़ते हैं तो जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये इसमें क्या वजह है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जब मोड़ रहे हैं तो डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन जो पैसेंजर उसके अंदर बैठे हुए हैं उन बस का डायरेक्शन तो बदल रहा है मोड़ पर, लेकिन पैसेंजर्स का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण पैसेंजर जो है बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही जब एक व्यक्ति जब एक थ्रेड लेकर के एक बॉल को ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो अचानक जब इस रस्सी को छोड़ देता है व्यक्ति, अचानक इस रस्सी को छोड़ देता है तो ये बॉल जो है अपनी इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। यदि यहाँ पर बॉल है तो ये इस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, यदि यहाँ पर बॉल है तो ये इस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, यानी टेंजेंशियल मूवमेंट करेगी। कौन? बस टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होगी, दूर चली जाएगी बस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई टायर है, साइकिल का टायर है या कोई और व्हीकल का टायर है, ये मान लीजिए टायर है, ये मान लीजिए दूसरा मान लीजिए ये एक टायर है किसी व्हीकल का, ठीक है, ये टायर है व्हीकल का, और इस टायर मान लीजिए गीला हो गया तो इस पर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। क्या होंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आगे जाती हैं? देखिए, आपने बारिश के मौसम में देखा होगा, जब सड़क पर कीचड़ हो जाता है तो आगे जो व्हीकल चल रहा है उसके पहिए से जो है कीचड़ की जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पीछे चलने वाले व्हीकल पर बैठे हुए पैसेंजर पर आ जाती हैं। मान लीजिए आप पीछे बाइक से चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं और आगे आपके कोई व्हीकल चल रहा है, तो व्हीकल जब आगे चलता है तो जो रोड गीला है, यानी जो टायर पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होते हैं, और पीछे की तरफ जो भी व्हीकल पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर जो भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर वो छींटे, वो ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बेटा ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इन एग्जाम्पल्स के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है। कैरम वाला एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। कैरम में भी इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, कैरम पाइल ऑफ प्लेट्स जिसमें हमने कहा था, वैसे ही एक ग्लास टम्बलर का बताया था कॉइन वाला, वो भी एक एग्जाम्पल है, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, मोमेंटम। This term is very much essential to understand the second law of motion. एक्चुअली हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा? इस टर्म मोमेंटम के बारे में समझना होगा। टर्म मोमेंटम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, मोमेंटम एक सिंबल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मोमेंटम, यदि हम इसका फिजिकल मीनिंग जाने तो बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। मोमेंटम ही एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन ये एक ऐसा फोर्स है विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक ऐसा फोर्स जो कि मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है उसे मोमेंटम कहते हैं। यही लिखा है मैंने, टाइप ऑफ फोर्स विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये इसका फिजिकल मीनिंग है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, मोमेंटम भी एक प्रकार का फोर्स है जो कि मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। मैथमेटिकली हम मोमेंटम को मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से लिखते हैं। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम कहलाता है। यदि हम मैथमेटिकल बात करें तो मास स्मॉल m है और वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी। मान लीजिए ये कोई बॉल है, ऑब्जेक्ट कह दो या बॉल कह दो, इसका मास है m और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा इस बॉल का वो कितना हो जाएगा? m इंटू वी होगा। ध्यान रखिए, हमेशा जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, यानी मोमेंटम विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, ठीक है। और ये मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का?
मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी को हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ध्यान रखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलिए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मोमेंटम को समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें। एग्जांपल की बात कर लें बेटा। जैसे एक क्रिकेट बॉल है, ये है एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, और ये है एक टेनिस बॉल, ठीक है। ये क्या है? क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, और ये है टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, ठीक है। ये क्रिकेट बॉल है और ये टेनिस बॉल है। आप इतना तो जानते ही होंगे इन दोनों में से भारी कौन होता है? क्रिकेट बॉल भारी होता है, यानी इसका वजन ज्यादा होता है और टेनिस बॉल का कम होता है। यदि मैं बात करूं मास की मैं बात करूं तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ टेनिस बॉल। ये इतना समझ में आ रहा है आपको? भाई टेनिस बॉल का जो मास है वो कम होता है, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रही है। मान लीजिए ये क्रिकेट बॉल भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और टेनिस बॉल भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। टेनिस बॉल भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और क्रिकेट बॉल भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। यानी वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल। वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल के बराबर है। क्रिकेट बॉल का वेलोसिटी टेनिस बॉल की वेलोसिटी के क्रिकेट बॉल का वेलोसिटी टेनिस बॉल की वेलोसिटी के बराबर है और जो मास है क्रिकेट बॉल का वो ज्यादा है टेनिस बॉल से, यानी क्रिकेट बॉल ज्यादा भारी है टेनिस बॉल से। अब जब आप इनको स्टॉप करेंगे बेटा, तो स्टॉप करने के लिए ये एकदम क्लियर है कि इफ यू वांट टू स्टॉप दीज टू बॉल्स देन इन विच केस यू विल रिक्वायर मोर फोर्स। डेफिनेटली जिसका मास ज्यादा है उस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। भाई वैसी ही बात है, मान लीजिए एक साइड से एक मान लीजिए हाथी आ रहा है, एलिफेंट आ रहा है, और एक आ रही है मान लीजिए चींटी, ठीक है। एक चींटी आ रही है, ठीक है, और एक हाथी आ रहा है। अब हाथी को रोकने के लिए तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हाथी का तो वजन ज्यादा है, हाथी का मास ज्यादा है, और चींटी का मास कम है, तो चींटी को रोकने के लिए तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स भी डिपेंड करता है कि किसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसका मास कम होगा उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इफ यू वांट टू स्टॉप क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल, तो किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्रिकेट बॉल के केस में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप क्रिकेट बॉल इज मोर, force required to stop cricket ball is more than force required to stop टेनिस बॉल। टेनिस बॉल के कंपैरिजन में क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज मास ऑफ क्रिकेट बॉल is higher than the mass of टेनिस बॉल। ये एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के केस में जब ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल के रूप में लिए हैं, जब दो ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो इस दोनों को स्टॉप करने के लिए किस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्रिकेट बॉल को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, ठीक है। क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है और टेनिस बॉल का मास कम है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमने वेलोसिटी को सेम माना है बेटा, अभी हमने यहाँ पर वेलोसिटी को सेम माना है लेकिन मासेज को डिफरेंट माना था। अब मैं क्या करता हूं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के जो
मास है उसको मैं अलग अलग मास को अभी हमने अलग लिया, वेलोसिटी को सेम लिया। अब हम वेलोसिटी को अलग अलग लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी को अलग अलग ले लेते हैं। जैसे ये दो क्रिकेट बॉल ही ले लेता हूं मैं, दो सेम क्रिकेट बॉल ले ली। ठीक है, ये एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल ए, ठीक है, और ये दूसरी एक क्रिकेट बॉल है, ये दूसरी एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल बी। ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी स्पीड है। मान लीजिए क्रिकेट बॉल ए वीए स्पीड से चल रही है और क्रिकेट बॉल बी वीबी स्पीड से चल रही है। ठीक है, वीबी स्पीड से चल रही है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। बॉल ए की स्पीड वीए है, बॉल बी की स्पीड वीबी है। ठीक है, वी ए और वीबी मान लेता हूं कि वीए क्रिकेट बॉल ए की स्पीड ज्यादा है क्रिकेट बॉल बी की स्पीड से। ठीक है, और मैं एंड मास ऑफ क्रिकेट बॉल ए इज इक्वल टू मास ऑफ क्रिकेट बॉल बी। अब मैंने मास को सेम ले लिया है, पहले मैंने मास को अलग अलग लिया था, अब और वेलोसिटी को सेम लिया था। इस सेकंड एग्जांपल में वेलोसिटी को अलग अलग लिया है, मास को सेम लिया है। ठीक है, अब देखिए जब क्रिकेट बॉल ए ज्यादा स्पीड से चल रही है, क्रिकेट बॉल बी कम स्पीड से चल रही है, तो किस केस में आपको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा टू स्टॉप दीज टू बॉल्स? तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल क्रिकेट बॉल ए would be more than force required to stop क्रिकेट बॉल बी। क्रिकेट बॉल ए को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्रिकेट बॉल बी की तुलना में, बिकॉज स्पीड या कहें आप वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल बी। ये सिंपल सी बात है भाई। एक तरफ से दो हाथी आ रहे हैं, एक हाथी तो धीरे धीरे आ रहा है और एक हाथी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। अब दोनों का वजन मान लीजिए सेम है, दोनों सेम वजन के हैं दोनों हाथी। ठीक है, या फिर हाथी के बजाय आप साइकिल का एग्जांपल ले लो। मान लीजिए एक साइकिल को दो साइकिल को दो अलग अलग व्यक्ति चलाते हुए आ रहे हैं। एक व्यक्ति तो साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है और एक व्यक्ति साइकिल को धीरे चलाते हुए आ रहा है। तो किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जो तेजी से चलाते हुए आ रहा है ना, उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो कम स्पीड से कम वेलोसिटी से साइकिल को चलाते हुए आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वैसा ही तो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है भाई। दो सेम साइकिल ली तो साइकिल का मास तो सेम होगा, वजन तो सेम होगा, लेकिन स्पीड उनकी अलग अलग थी, वेलोसिटी अलग अलग थी। वैसे ही मैंने यहाँ पर दो क्रिकेट बॉल ले ली है जिनका मास सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। क्रिकेट बॉल ए का वेलोसिटी ज्यादा है और क्रिकेट बॉल बी का वेलोसिटी कम है। तो किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्रिकेट बॉल ए को, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और क्रिकेट बॉल बी की वेलोसिटी कम है तो उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दो बातें हुई। देखिए फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा। जो फोर्स है मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। इन दोनों एग्जांपल से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी एंड ऑल्सो ऑन मास ऑल्सो द फोर्स विल डिपेंड। मास पर डिपेंड करता है फोर्स, देखिए यहां पर मास पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो दो मास और वेलोसिटी दोनों मैटर करेंगे कि किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना है और किस केस में आपको कम फोर्स लगाना है। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स जो कि कंबाइंड इफेक्ट है मास और वेलोसिटी का, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं।
ठीक है, तो यहां पर आप कंक्लूजन इसका लिख सकते हो। क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा इन दोनों एग्जाम्पल्स का? यदि मैं कंक्लूजन लिखना चाहूं, कंक्लूजन, कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन क्या होगा? इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट द मोशन, द मोशन of a body depends on its mass and velocity। किसी भी बॉडी की मोशन उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और जिस क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को यहां लिखिए आप, इट इज क्लियर दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन कितना होगा यानी फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा, कितना कम लगाना पड़ेगा, दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन किसको बता रहा है? ये क्वांटिटी ऑफ मोशन फोर्स को बता रहा है बेटा। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो किस केस में ये क्वांटिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास और वेलोसिटी पर, ठीक है। यदि मास को सेम रखते हुए वेलोसिटी हम अलग अलग रखते हैं तो उस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। और यदि हम वेलोसिटीज को सेम रखते हुए मासेज के अकॉर्डिंग हम यदि देखना चाहें कि किस केस में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस पूरे डिस्कशन से अब ये क्लियर हो गया कि मोमेंटम इज ए टाइप ऑफ फोर्स which is the combined effect of mass and velocity, and it is denoted by P, and it is equal to product of mass and velocity. As velocity is a vector quantity, therefore momentum is also a vector quantity. Momentum is directed from momentum is directed in the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स SI यूनिट इज मास इज इन किलोग्राम, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, अब उसको हम समझने के लिए तैयार हैं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा था, पहले तो ये जान लें। इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में हम जान चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है, बेटा मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। P क्या हो गया आपका, मोमेंटम हो गया, और d अपॉन डी टी आपको क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, t टाइम को बता रहा है और d चेंज को बता रहा है। तो dp अपॉन dt क्या हो गया, मोमेंटम अपॉन टाइम, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको समझते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आप मान लीजिए इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, मोशन इस डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा, ठीक है, और आप फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है dp अपॉन dt, जिसे हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, ये फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ध्यान रखिएगा। F क्या हो गया, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ F, ठीक है। और dp अपॉन dt क्या हुआ, ये dp अपॉन dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इसे क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम में कैसे चेंज आ रहा है उसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं।
देखिए इसे समझने के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेटा एक कार है, मान लीजिए, मान सकते हो कि एक कार है, ठीक है, ये एक कार है। अब ये कार जो है खराब हो गई है, इसकी बैटरी मान लीजिए डिस हो गई है, ठीक है। डिस होने का मतलब डेड हो गई है। ये डेड बैटरी है इसकी, इस कार की बैटरी क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है, डेड बैटरी है, ठीक है। और ये कार है, ठीक है, डेड, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। अब इसको स्टार्ट करना है कार को, तो क्या करेंगे, तो इसको पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि इसको आप स्पीड देना चाहते हैं, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए इतनी स्पीड इसको देना चाहते हैं, तो इसको फोर्स पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जो कि इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए सफिशियंट है। इतना जो पुश है, ये जो पुश आप लगा रहे हो जिससे वेलोसिटी इतनी बदल जाए, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ये सफिशियंट है, ये पुश सफिशियंट है, ये फोर्स सफिशियंट है टू स्टार्ट इंजन। इस कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए ये पुश सफिशियंट है, ठीक है। यदि एक या दो व्यक्ति इसमें अचानक पुश करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, तो अचानक फोर्स लगाते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि स्टार्ट हो जाए, बहुत मुश्किल है कि ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन कंटिन्यूअसली उसको पुश करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इसके कार के एक्सिलरेशन में क्या हो जाएगा, चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कार की स्पीड बदलेगी, कार की स्पीड बदलेगी तो फिर इसके मोमेंटम में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। और मोमेंटम में चेंज आने की वजह से इस पर जो फोर्स है, जो फोर्स जरूरी है मोमेंटम को चेंज करने के लिए, वो अप्लाई किया जा सकेगा। समझिए बात को कि ये कार है जिसकी बैटरी डेड हो चुकी है। अब आपने देखा होगा बेटा, कई लोगों की कार जब खराब हो जाती है तो वो धक्का लगवाते हैं, पुश लगवाते हैं, ठीक है। तो पुश करने पर इसकी पुश करके क्या करते हैं, क्यों करते हैं पुश, क्योंकि जिससे कि इसकी कार की वेलोसिटी चेंज हो जाए। कार की वेलोसिटी चेंज होगी तो किस में चेंज आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा। यदि वेलोसिटी चेंज होती है, इफ वेलोसिटी चेंजेज, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो कार की मोशन कैसी हो जाएगी, एक्सिलरेटेड मोशन हो जाएगी। कैसी मोशन हो जाएगी, एक्सिलरेटेड मोशन हो जाएगी। और एक्सिलरेटेड मोशन होने का मतलब, एक्सिलरेटेड मोशन होने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यही तो बात है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, वो आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा। किस में चेंज बता देगा आपको, चेंज इन मोमेंटम बता देगा। अब जब चेंज इन मोमेंटम आपको पता लग गया, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ये किसके बराबर होगा, इस पुश के बराबर होगा, इस फोर्स के बराबर होगा। तो जितना ज्यादा पुश लगाओगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा किसी व्हीकल के मोमेंटम में आप चेंज करना चाहते हो, तो वो चेंज किस पर डिपेंड करेगा कि आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हो। जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज होगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यही बात उन्होंने बोली न्यूटन ने कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बताई थी बात, ठीक है। अब चलिए इससे एक फोर्स का रिलेशन और हमें डिराइव करना है, तो आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, कंसीडर करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving, let an object of mass m is moving along a straight line, along a straight line। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, विद
एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो आप जानते ही हैं, t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होता है जिसे स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, विद एन इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u। ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, चलिए कोई बात नहीं, इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मास कितना है, स्मॉल m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर। अब किसी समय t पर एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लीजिए v, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। यानी वेलोसिटी में कहां से कहां चेंज आया, u से v हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, u से v हो गई, और मास में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा बेटा। किस में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। देखिए यहां पर जो मोमेंटम होगा, यहां इस t इज इक्वल टू 0 पर जो मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, वो इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम। और ये इनिशियल मोमेंटम यदि मैं कहता हूं ये किसके बराबर है, मान लीजिए ये P1 कह दीजिए इसको, इनिशियल मोमेंटम को, तो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है m और वेलोसिटी कितना है u, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया। और यहां पर जो मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। तो यहां पर फाइनल मोमेंटम एट टाइम t जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। मान लीजिए इसको P2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो P1 कितना है, m इंटू यू है, और P2 कितना है, m इंटू वी है। यहां तक समझ में आ गया भाई। इनिशियल मोमेंटम इतना है और फाइनल मोमेंटम इतना है। एक कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास स्मॉल m है, जो कि इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो स्पीड होगा उसका इनिशियल स्पीड होगा। अब किसी समय t पर जो स्पीड है वो v हो जाता है और मास वही रहता है, तो u से v में चेंज आया। इसकी वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई, u से v चेंज हुई, और मास वही रहा। ठीक है, तो मोमेंटम में देखिए चेंज आ गया। स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर जो मोमेंटम है उसको इनिशियल मोमेंटम कह रहे हैं, कितना है, m इंटू यू। और t इज इक्वल टू t सेकेंड पर जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम, उसको कितना कह रहे हैं, m इंटू वी। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम की मैं बात करूं, चेंज इन मोमेंटम ये किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही तो होगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना है, P2 कितना है, P2 है। ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम कितना है, P1 है। ठीक है, P1 है। और P2 का वैल्यू क्या है, m इंटू वी, और P1 का वैल्यू क्या है, m इंटू यू। तो ये चेंज इन मोमेंटम आया। ये क्या आ गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू, इस तरीके से लिख सकते हो। ये चेंज इन मोमेंटम आया। ये क्या आया, चेंज इन मोमेंटम। इसको यहां भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। अब जब चेंज इन मोमेंटम आपने पता कर लिया, तो देखिए क्या कहा था न्यूटन ने, कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये तो चेंज इन मोमेंटम आया। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ बेटा भाई। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, m इंटू वी माइनस यू, और टाइम कितना ले लें, 0 से t हो रहा है ना, टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से t, तो टाइम हो गया t। तो ये चेंज इन मोमेंटम आया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सिंस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स।
कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर लिख सकते हो कि अप्लाइड, उल्टा भी लिख सकते हो, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। अब अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स मान लीजिए एफ में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आया? एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी आया, ठीक है। अब आप इसमें कुछ जानते होंगे, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। इफ कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1, यदि कांस्टेंट के को मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा? देयरफॉर एफ वुड बी इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए आप फर्स्ट एज पर डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन, डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन कह दो या फिर कह दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक्सिलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो फोर्स किसके बराबर आ गया? m इंटू ए। तो ये भी लिखा जा सकता है फोर्स को, फोर्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन। तो यहां से दूसरी डेफिनेशन आ गई फोर्स की, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक मिनट बेटा, हाँ जी, हम बात कर रहे थे फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड एक्सिलरेशन ए। मास और एक्सिलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसे हम फोर्स कहते हैं। ये बात यहां से निकल के आ गई, ठीक है, ये बात यहां से निकल के आ गई। तो अब यहां से आप फोर्स का यूनिट भी निकाल सकते हो। वैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, आप सब जानते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और दूसरा यूनिट भी आप यहां से निकाल सकते हो, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन, स्मॉल n से लिखना है, ठीक है, न्यूटन। और क्या लिखा जा सकता है? देखिए मास, या फिर क्या लिख सकते हो? मास किस में है? किलोग्राम में। और एक्सिलरेशन किस में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, न्यूटन लिखो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये बात आ गई, ये फोर्स की बात हो गई, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात मैंने आपसे की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हमने यहां पर कर ली। अब देखिए कई बार यहां पर कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसलिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। सेकंड ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। बिकॉज, क्यों कहलाता है ये, क्या कारण है इसका? बिकॉज यहां लिख दीजिए, बिकॉज we can derive both first and third law of motion using second law of motion,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हम फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉज को प्राप्त कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। अब यहाँ पर प्रूव भी करना होगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा। पहले मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बाद में डिराइव करेंगे जब थर्ड लॉ की बात कर लेंगे। अभी हम फर्स्ट लॉ डिराइव करेंगे। फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए हम फर्स्ट लॉ डिराइव कर लें। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए। कैसे करेंगे देखिए, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन, और a का वैल्यू हमने क्या लिखा था, v माइनस यू अपॉन टी, ये लिखा था। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये f का वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या लिखा जाएगा, f इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू, ये लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, इफ F इज इक्वल टू जीरो, यदि मैं अनबैलेंस्ड फोर्स को जीरो मान लेता हूं, F की वैल्यू जीरो रख देता हूं, तो m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और यहां से v बराबर u आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, v बराबर u आ जाएगा। यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, ठीक है, इफ एक्सटर्नल unbalanced force acting on an object are zero, ठीक है, जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं वो जीरो हैं, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो इज लिख लो आप यहाँ पर, if external unbalanced force acting on an object is zero, then the object moves with initial velocity, यानी जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा किस में कहते हैं, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज, और यही क्या है, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्राप्त कर लिए, किससे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। कब, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बदल जाएगा यदि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है तो। ठीक है, चलिए अब सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ बाद में बात करेंगे, इस बात के ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स में यदि हम देखें तो देखिए, ये सबसे बेटर एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ए फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग ए कैच। जब आप क्रिकेट सब बहुत खेलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, खेलते भी हैं, देखते भी हैं, तो क्या करते हैं, जब आप कोई कैच लेते हैं, मान लीजिए बॉल ऊपर से आ रही है तो कैच ऐसे, इसने हाथ ऐसे किए हुए हैं, और जब ऐसे आ रही है तो इस तरीके से भी कैच लेता है। ठीक है, या तो हाथों को ऐसे कर लेते हैं या हाथों को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ कर लेते हैं या हाथों को ऐसे करते हैं। तो ये देखिए, ये बॉल को पकड़ने के बाद में इस क्रिकेटर ने अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव किया है, क्यों मूव किया है, जिससे कि जो बॉल आ रही थी बेटा, वो बॉल किसी स्पीड से आ रही थी, बॉल की स्पीड कुछ थी, v स्पीड थी, मान लीजिए v स्पीड से ये बॉल आ रही थी। ठीक है, अब जैसे ही पकड़ेगा, यदि हाथों को आगे मूव नहीं करेगा तो जो बॉल की स्पीड है एकदम जीरो हो जाएगी, और एकदम जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम में चेंज एकदम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो मोमेंटम इसका m इंटू वी है, लेकिन जैसे ही बॉल को पकड़ा इसने, बॉल की स्पीड जीरो हो गई और मोमेंटम जो है जीरो हो गया। लेकिन इसको इमीडिएट आपको जीरो नहीं करना है, बॉल की स्पीड को इमीडिएट जीरो नहीं होने देना है। यदि इमीडिएट जीरो हो गया तो मोमेंटम p से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यदि मोमेंटम में रैपिड चेंज होता है तो फिर इंजरी होती है, चोट लग जाती है हाथों में। तो उस इंजरी से बचने के लिए
हम क्या करते हैं, इस बॉल को पकड़ने के बाद हाथों को इस पीछे की तरफ मूव करते हैं, हाथों को पीछे की तरफ मूव करते हैं, जिससे कि बॉल की स्पीड को जीरो होने के लिए कुछ समय मिल जाए। जब बॉल की स्पीड धीरे धीरे जीरो होगी तो मोमेंटम में चेंज भी धीरे धीरे आएगा। जब मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे आता है तो उस केस में इंजरीज कम होती हैं। जैसे कि जब आप किसी हाइट से वाटर में जंप करते हैं, जब किसी हाइट से वाटर में जंप करते हैं, जब तो यहां पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स में एक तो यही लिख लेना, ये एक एग्जाम्पल है बेटा, ए फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग ए कैच। ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा आपका, किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, ए फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग ए कैच। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह सकते हो आप, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो कि व्हेन वी जंप, जब हम जंप करते हैं, जंप इनटू वाटर, जब हम वाटर में जंप करते हैं, वाटर अलाउ अस टू मूव इनसाइड। तो वाटर जो है अंदर की तरफ मूव करने के लिए अलाउ करता है। जैसे ही हम वाटर में जंप करेंगे, चाहे हमें तैरना आता है या नहीं, पहले आप पानी के अंदर जाओगे और उसके बाद में फिर पानी आपको वापस धकेलेगा, क्योंकि वाटर जो है आपके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा। ठीक है, तो वाटर आपको अंदर जाने दे रहा है। इसका मतलब आप जब आप वाटर में जंप किए थे ना बेटा, जब आप वाटर में जंप किए थे तो किसी स्पीड से जंप किए होंगे, कोई ना कोई आपकी वेलोसिटी रही होगी। लेकिन जैसे ही आप पानी की सरफेस से टकराए तो आपकी स्पीड एकदम जीरो ना हो जाए, एकदम जीरो हो जाएगी तो आपको मोमेंटम जो है एकदम चेंज आ जाएगा, और मोमेंटम में यदि रैपिड चेंज आया तो चोट लग जाएगी। और तो पानी में कूदने पर चोट क्यों नहीं लगती है, यदि थोड़ा सा पानी है और आप ज्यादा हाइट से कूद रहे हो तो हड्डी टूट ही जाएंगी, वो अलग बात है। लेकिन और यदि तैरना आता है तब भी नहीं कूदना है, इतनी डेंजरस काम करना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जब हम पानी में जंप करते हैं तो पानी के अंदर तक चले जाते हैं और वो पानी हमें समय दे रहा है हमारी स्पीड को जीरो होने के लिए। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और जब मोमेंटम में धीरे धीरे चेंज होता है तो हमें चोट नहीं लगती है। वहीं यदि आप पानी में कूदने के बजाय एक सीमेंटेड फर्श पर कूदो, सीमेंटेड फर्श पर कूदोगे तो सीमेंटेड फर्श पर जब जंप करोगे तो सीमेंटेड फर्श जो है आपको क्या टाइम देगा आपकी स्पीड को जीरो होने के लिए? नहीं, आपकी स्पीड को एकदम जीरो कर देगा, तुरंत जीरो कर देगा। जैसे ही आप सरफेस से टकराओगे, अर्थ सरफेस से, जैसे ही सीमेंटेड सरफेस से टकराओगे आपकी स्पीड तुरंत जीरो हो जाएगी, यानी आपका मोमेंटम तुरंत जीरो हो जाएगा, यानी मोमेंटम में बहुत जल्दी चेंज आ जाएगा और उस जगह आपको फिर चोट लगेगी। तो यदि आपको चोट लगने से बचना है तो आप मोमेंटम में जो चेंज ला रहे हैं उसको धीरे धीरे लाना चाहिए। इसीलिए जब हम मोटे मोटे गद्दों पर, जब आपने देखा होगा ओलंपिक गेम वगैरह में, ठीक है, जो बड़े बड़े जो जंप करते हैं वो गद्दों पर जंप करते हैं। गद्दे जो है हमें अपने अंदर अपनी स्पीड को जीरो होने के लिए समय देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर गद्दे के अंदर कुछ डिस्टेंस तक धंस जाता है। तो इसका मतलब जो मैट्रेस है, गद्दा है, वो हमारे शरीर की स्पीड को जीरो होने के लिए कुछ समय दे रहा है। तो वहां भी मोमेंटम में धीरे धीरे चेंज आता है। जितना मोटा गद्दा होगा उतना ही हमें कम चोट लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई व्यक्ति किसी झूले पर, मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर लटक जाता है काफी ऊंचाई पर, तो फिर उसको हम नीचे उतारते हैं तो कैसे करते हैं? नीचे नेट बिछा देते हैं, जाल बिछा देते हैं, लूज जाल बिछा देते हैं। फिर जब वो उस पर गिरता है तो वो जो नेट है बेटा, वो नेट जो है उस व्यक्ति के शरीर को स्पीड को जीरो करने के लिए कुछ समय देता है। तो यानी वो जो व्यक्ति है वो नेट के अंदर धंसता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे चेंज होती है तो उसको चोट नहीं लगती है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एक मंकी जब जंप करता है तो जो टहनी है, पेड़ की जो टहनी है वो नीचे झुक जाती है। पेड़ की टहनी जो नीचे झुक रही है वो मंकी को चोट लगने से बचा रही है, क्योंकि जब टहनी नीचे झुक रही है तो मंकी की स्पीड जीरो होने के लिए वो कुछ समय दे रही है। इसलिए वहां पर मंकी के बॉडी में जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो धीरे धीरे आएगा, इसलिए उसको चोट कम लगती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, जो आपको पता होने चाहिए, और इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको लिखना भी है बेटा। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इस
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल 9.1 लिया है मैंने एनसीईआरटी का। क्या कहता है ये? ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इस पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 5 किलोग्राम। कितना दे रखा है मास? 5 किलोग्राम। देखिए मास दे रखा है 5 किलोग्राम और जो फोर्स इस पर लगा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं कितने समय के लिए लगा रहे हैं? 2 सेकेंड्स के लिए लगा रहे हैं। और जब ये फोर्स F लगाया इस पर, तो ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड, और बाद में स्पीड बदल करके कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड हो गई इस फोर्स की वजह से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो बताइए कितना फोर्स लग रहा होगा? तो बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए यहां पर तो हम सीधे न्यूटन सेकंड लॉ से कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फिट बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मास का वैल्यू दे रखा है 5 और फाइनल वेलोसिटी है 7 और इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 3 और टाइम कितना है? 2। सॉल्व कर लीजिए, 7 माइनस 3 मतलब 4 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 और 2 से ये 2 बार कैंसिल, यानी कितना आ गया? 10 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन 5 सेकेंड। यदि फोर्स को 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है ऑब्जेक्ट की? यदि इसी फोर्स को 2 सेकेंड के बजाय कितने सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता? 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती? तो देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब इससे लिख सकता हूं एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, और यहां से v माइनस यू निकाल लीजिए, एफ टी अपॉन एम आ जाएगा। और यहां से v, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो v निकल जाएगा यहां से एफ टी अपॉन एम प्लस यू, ये निकल जाएगा। तो f कितना है? कितना? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन 5 सेकेंड, यही 10 न्यूटन फोर्स यदि 5 सेकेंड के लिए लगाया जाता, यदि यही 10 न्यूटन फोर्स कितने सेकेंड के लिए लगाया जाता? 5 सेकेंड के लिए लगाया जाता, और मास कितना है? 5 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 3। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखिए 10 प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 13 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इतनी होती। यदि आप 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई करते, कितने सेकंड के बजाय? 2 सेकंड के बजाय यदि आप 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 13 सेकंड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, आसान सा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। किस केस में हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी? एक्सिलरेटिंग एक 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 2 किलोग्राम मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कर रहे हैं। ये मान लीजिए 2 किलोग्राम मास है, ठीक है, और इसका एक्सिलरेशन है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना होगा? पहले तो ये देख ले, F1 मान लेते हैं इसका, ठीक है। और एक दूसरा मास है जिसका वैल्यू है 4 किलोग्राम, ठीक है, और जिसका एक्सिलरेशन है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें फोर्स कितना होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो F1 F2 ये दो फोर्स हैं। तो अब देखिए कौन सा ज्यादा होगा, तो निकाल लो आप। F1 इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये भी F2 इज इक्वल टू एम इंटू ए। दोनों का मास और एक्सिलरेशन दे रखा है। इस केस में मास कितना है? 2 और एक्सिलरेशन कितना है? 5, यानी कितना आया? 10 न्यूटन F1 का वैल्यू। इस केस में देखोगे तो मास कितना है? 4 और एक्सिलरेशन कितना है? 2, कितना आएगा? 8 न्यूटन। तो किस केस में ज्यादा होगा फोर्स? F1 ज्यादा होगा। किससे? F2 से। यानी फर्स्ट केस में ज्यादा फोर्स जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट केस रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स, फर्स्ट केस रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, यानी एक्सिलरेटिंग ए 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.3। एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए बात कर रहे थे एग्जाम्पल 9.3।
9.3 में क्या है, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है मोटर कार की कितनी दे रखी है, 108 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो चाहो तो। कितना होता है आप जानते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए ये 18 6 जा 18 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 18 6 जा 108 होता है, तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई किसकी, मोटर कार की। एंड इट टेक्स 4 सेकंड, और टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड मोटर कार, टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब मोटर कार में ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो स्टॉप होने के लिए 4 सेकंड का समय लेता है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। यदि मोटर कार का मास पैसेंजर और मोटर कार दोनों का मिलाकर के जो मास है वो कितना है, 1000 किलोग्राम है। कितना है, 1000 किलोग्राम है। तो बताइए कि कितने फोर्स की जरूरत होगी। तो यहां पर फोर्स निकालना है आपको। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए यहां पर जो फोर्स आएगा वो रिटार्डिंग फोर्स आएगा। कैसा फोर्स आएगा बेटा, रिटार्डिंग फोर्स आएगा। ध्यान रखिए यहां पर जो एक्सिलरेशन होगा वो रिटार्डिंग होगा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर दी है मोटर कार की। ये मोटर कार है मान लीजिए, इस मोटर कार में ब्रेक अप्लाई कर दी, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसकी जो मोशन होगी वो रिटार्डेड मोशन होगी, यानी फोर्स जो आएगा वो रिटार्डिंग फोर्स आएगा, यानी इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। ये v है या u है, देखिए ये होगी u, इनिशियल स्पीड है ये कितनी है, इनिशियल स्पीड है, ध्यान रखना इनिशियल स्पीड है। और फाइनल स्पीड तो इसकी 0 हो जाएगी। फाइनल स्पीड ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड होगी वो फाइनल स्पीड होगी, और ये हो जाएगी इसकी इनिशियल स्पीड, ध्यान रखना u। तो ये यहां पर रख दो आप। मास कितना है 1000, मास 1000 है, इंटू v कितना है 0, u कितना है 30, अपॉन टाइम कितना है 4। इसको सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 नेगेटिव साइन आएगा, 30 और ये 30 ये हैं अपॉन 4। इसको मैं सॉल्व कर लूं तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 7500 न्यूटन नेगेटिव वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई, यानी ये रिटार्डिंग फोर्स आया। कैसा फोर्स आया, रिटार्डिंग फोर्स आया, ठीक है। तो इतना फोर्स एक्सर्ट होगा ब्रेक अप्लाई करने पर, ब्रेक अप्लाई करने पर इतना फोर्स एक्सर्ट होगा यदि 4 सेकंड में वो मोटर कार रुकती है तो ये रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव आएगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल 9.4, इसमें क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1, a force of 5 newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये मास है m1, इस पर जब आप फोर्स लगाते हो कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, तो इसको एक्सिलरेशन मिलता है। कितना एक्सिलरेशन मिलता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाने से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये कह रहा है। एक दूसरा मास है m2, ये दूसरा मास है m2, और इस पर ये फोर्स लगाएं, इस पर फोर्स लगाएं, किसी को इसी 5 न्यूटन फोर्स को लगाएं, तो जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लीजिए कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट एक्सिलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेज वर टाइड टुगेदर, यदि दोनों मास एक दूसरे जुड़ जाएं, ये हो जाए यानी m1 प्लस m2 हो जाए, तो कितना एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा इसी फोर्स को लगाने पर। किस फोर्स को लगाने पर, 5 न्यूटन फोर्स को लगाने पर एक्सिलरेशन कितना आएगा यदि दोनों मास ऐड हो जाएं तो, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है। तो देखिए पहले तो फर्स्ट केस के लिए बात करें। इस केस में बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए, तो यहां से m1 निकाल लो आप, फोर्स अपॉन एक्सिलरेशन, फोर्स कितना 5 और एक्सिलरेशन कितना 10, यानी कितना आ गया मास, मास कितना आ जाएगा यहां से 0.5
क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, इतना मास आ गया इसका। और इस केस में देखिए F इज इक्वल टू एम टू इंटू ए, तो यहां से m2 निकल जाएगा F अपॉन ए। ठीक है, F कितना 5 न्यूटन और A कितना 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 5/20 का मतलब 0.25, कितना आ जाएगा 0.25 किलोग्राम, इतना आ जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया। अब यहां से m1 प्लस m2 निकाल लो। m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, 0.50 प्लस 0.25, ये होगा भाई 0.5 मतलब 0.50, तो ये कितना आ जाएगा 0.75 किलोग्राम, ये मास आ गया। अब इस पर फोर्स कितना लगा रहे हो आप, इस पर फोर्स लगा रहे हो आप 5 न्यूटन, तो एक्सिलरेशन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्सिलरेशन। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। और यहां से a निकालिए, a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और m1 प्लस m2 कितना आया 0.75, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो जाएंगी, तो 500/75, और ये 25 से कैंसिल भी हो रहा है। ठीक है ना, 20 तो ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रिजल्ट आ जाएगा, इतना एक्सिलरेशन आ जाएगा इसमें। समझ में आ गई बात, आसान सा सवाल था, बस आपको पहचानना है कि m1 m2 कैसे निकाल रहे हैं। तो इस केस से m1 निकाल लिया, इस केस से m2 निकाल लिया, m1 प्लस m2 निकाला, फिर फोर्स दे रखा है m1 प्लस m2 आपने निकाल लिया, एक्सिलरेशन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 9.5, ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है किसका, एक बॉल का जिसका मास 20 ग्राम है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। तो टेबल बॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको रेस्ट में लाने के लिए। तो देखिए टेबल बॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसे पता करने के लिए देखिए मास मुझे दे रखा है, एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन यदि करें तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन है, और मास तो आपको दे रखा है 20 ग्राम, और इस 20 ग्राम को तो आप चेंज कर लोगे, किसमें चेंज कर लोगे, किलोग्राम में। क्या आ जाएगा 20/1000 किलोग्राम, ये आ जाएगा, यानी 0.02 किलोग्राम आ जाएगा, 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। ये तो मास दे ही रखा है, ठीक है, लेकिन एक्सिलरेशन क्या है, यदि एक्सिलरेशन पता लग जाए तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सिलरेशन आप जानते हो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो जरा फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, ये 0 सेकंड है, तो 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और 10 सेकंड तक जा रही है, 10 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 20 है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ध्यान रखना है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो आप, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अपॉन 100 आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये 0.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ गई, इनिशियल स्पीड। और फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल देखो इस ग्राफ से पता चल रहा है ना बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर जो भी स्पीड है वो इनिशियल स्पीड, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो ये इनिशियल स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में बदल ली। अब देखिए t इज इक्वल टू 10 पर स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये स्पीड कब थी, ये जो स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर है, इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है। तो एक्सिलरेशन अब आ जाएगा, एक्सिलरेशन क्या होगा, देयरफॉर एक्सिलरेशन वुड बी v माइनस u अपॉन t। तो v क्या है आपका 0, u क्या है 0.2, और t क्या है टाइम, टाइम कितना लेंगे 10 सेकेंड लेंगे,
10 सेकंड लेंगे ना, देखो ग्राफ में 0 से 10 सेकंड लेंगे, तो इसको सॉल्व करें तो माइनस आएगा, ये कितना हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हो जाएगा ये एक्सेलरेशन आ गया। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा ना, क्यों आएगा नेगेटिव, देखना ग्राफ को, ग्राफ का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.02, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना माइनस 0.02, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो माइनस ये आ जाएगा 0.0004 न्यूटन, इतना आ जाएगा। तो ये रिटार्डिंग फोर्स आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो इतना फोर्स आ जाएगा बेटा। इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं, यानी टेबल जो फोर्स लगाएगा किस पर, बॉल पर, वो बॉल की मोशन के अपोजिट लगाएगा। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन लिख सकते हो आप, हियर नेगेटिव साइन indicates that table exert force opposite to the direction of motion of ball, बॉल की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है कौन, टेबल। तो बेटे आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ की बात की, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।